हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर्स में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं। उसके बाद माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, सारस रूल, जो 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के काम आता है और वो बहुत ही आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं अगर एक या दो जीरो किसी मैट्रिक्स में दिया हुआ हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो। तो इन्हीं सारी बातों पर हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफिनेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट इज अ मैपिंग फ्रॉम MNF टू F। MNF टू F इसका क्या मतलब है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज फील्ड F से आ रही हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या करता है भाई? इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू देता है जो उसी फील्ड का होता है। सिंपल। अगर लिनियर अलजेब्रा के सेंस में बोले तो एक n स्क्वायर डायमेंशनल स्पेस से इसे वन डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं। सो सिंपली अगर इसे हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, या फिर ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ टू ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब दो ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। एक हम मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें जनरल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू है कि A11, A12, A21, A22। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस एंड माइनस दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस। सो सिंपल, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। चलिए, इसी तरह से अगर हम 3x3 के डिटर्मिनेंट निकालने की बात करें तो कैसे फाइंड करते हैं? तो एक जनरल मैट्रिक्स लिया हमने 3x3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, Na31, A32, Na33 एंट्री। तो हम क्या करते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालते वक्त? अभी तक कि A11 लिखे, फिर इस रो और इस रो को डिलीट कर दिए, फिर ये जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग समझ लिए हैं कैसे निकालते हैं, तो उसका रखेंगे। फिर दूसरा एंट्रीज -1 2 रखे, फिर इसको और इस रो को डिलीट कर दिया, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिए और उसको यहाँ पे लिख दिए जो रिमेंस बचा। इस तरह से 1 3 और फिर ये 1 3 में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किए और जो बचा उसको यहाँ लिख दिए। ये प्रोसेस हो गया। अब आप पूछेंगे कि ये तो 2 और 3 का हो गया, अगर 4x4 का कोई मैट्रिक्स हो, 5x5 का हो, या फिर n×n का मैट्रिक्स हो जनरल, तो हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? तो इसे समझने के लिए हमें दो टर्म डिफाइन करने होंगे, जैसे माइनर्स और कोफैक्टर। तो आइए देखते हैं माइनर्स क्या होता है। अगर ये n×n का कोई मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें अगर हम माइनस डिफाइन करें तो माइनस क्या होता है? माइनस सबसे पहले तो एक किसी एलिमेंट का होता है, जैसे A11 का माइनस। A11 का माइनस का क्या मतलब है? जब A11 का माइनस हम निकालते हैं तो कुछ नहीं करते, सिंपली फर्स्ट रो को डिलीट करते हैं, सेकेंड रो को डिलीट करते हैं, और जो अब एलिमेंट्स बच गए, फिर जो मैट्रिक्स बच गया, ठीक है, उसका एक डिटर्मिनेंट जो होता है वो माइनस ऑफ A11 कहलाता है। सिंपल। इसी तरह से अगर हम A12 का माइनस निकालना चाहें तो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, ठीक है, और जो रिमेंस बच गए वो माइनस ऑफ A12 हो गए। इसी बात को यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया। और माइनस ऑफ Aij को डिनोट कैसे करते हैं? Mij से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये Ij वाला जो सबस्क्रिप्ट होता है हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग होता है, तो इसलिए हम इसे यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं Mij से। चलिए, तो यहाँ पे जो मैंने ही बताया कि M11 या फिर A11 वाले एलिमेंट का जो माइनस होगा उसे कैसे डिनोट करेंगे? M11 से, और वो क्या होगा? दिस होगा। ठीक है, दूसरा टर्म है कोफैक्टर। कोफैक्टर भी एलिमेंट का ही प्रॉपर्टी है। जैसे हमने माइनस निकाला एलिमेंट A11 का, उस तरह से कोफैक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं उसी एलिमेंट A11 का। तो जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो कुछ नहीं करते हैं, -1 I+J क्या है भाई? उस सबस्क्रिप्ट, इस सबस्क्रिप्ट की बात हो रही है, ठीक है, इंटू Mij। सो दिस गोज टू कोफैक्टर। अब ये माइनस और कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट का क्या रिलेशन है? तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लैप्लास, उन्होंने इससे डिटर्मिनेंट निकालने का जो तरीका था वो बताया। क्या बताया? कि आप एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो एलिमेंट आप लेते हैं, एक एलिमेंट, जैसे ये इक्वेशंस है, समेशन ऑफ i = 1 से n तक Aij एंड
आई जे। हेयर ए आई जे, कैपिटल ए आई जे का मतलब है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, एंड ए आई जे का मतलब है, स्मॉल ए आई जे का मतलब है सिंपल दैट एलिमेंट। सो अब यहाँ पे है कि i इक्वल टू 1 से n तक। फिर आप पूछेंगे j के बारे में क्या। देखिए j के बारे में क्या, कि i इक्वल टू 1 से n तक, जैसे हमने i इक्वल टू क्या क्या कराया मूव 1 से n तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सिंपली इस इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ के लिखे तो क्या हो जाएगा, a1j प्लस a1j प्लस a2j एंड a2j एंड सो ऑन a क्या हो जाएगा, एन जे इंटू ए एन जे। अब यहाँ पे जे का जो वैल्यू है इसमें से कोई रख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो रखना है एन तक में। तो एक ये सारा बात क्या हो रहा है, आइए इस चीज को, इसी सेम चीज को हम समझते हैं कहाँ, अपने 3x3 में जहाँ हमने निकाला था डिटर्मिनेंट, यहाँ हमने निकाला था। देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था, इस तरह के ये चीज हमने कहा था कि पहला एलिमेंट लिया तो फिर इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, ये वाला बच गया, ठीक है, सिंपल सा। देखिए ये क्या है, ये एलिमेंट है a11, और ये चीज क्या है, ये वाला जो है ये क्या है, देखिए सिंपली ये तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कि माइनस है, किसका, a11 का, ये माइनस है, ये कोफैक्टर्स भी है a11 का, a11 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 1 1, तो -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब माइनस ही इसका कोफैक्टर हो गया। सो दिस इज द a11 इंटू a11। देखिए प्लस दूसरा क्या है, -1 प्लस 1 इंटू m, अगर ऐसे लिखें कि a11 a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 एंड a13 इंटू a13। ये वही तो था, ये क्या था, ये कैसे निकाला गया, हमें डायरेक्ट बता दिया जाता है 12th क्लास में कि हाँ ऐसे ऐसे निकालो, लेकिन ये कैसे निकल रहा है भाई, ये माइनस और कोफैक्टर्स के हेल्प से निकल रहा है, ये उसी का एप्लीकेशन से, ठीक है, वहीं से। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, कॉलम वाइज और रो वाइज। सो यहाँ पे हमने क्या मूव कराया था, थोड़ा ध्यान दें कि हमने यहाँ पे किसको फिक्स किया है, इस अगर इसमें अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने किसको फिक्स किया है, a1 को फिक्स किया है, किसको, पहला वाले एलिमेंट को, i को फिक्स किया हुआ है, और j मेरा मूव कर रहा है, देखिए 1 2 3 j वाला मूवमेंट, तो ये कैसे है, तब ये रो वाइज है, तब ये डिटर्मिनेंट कैसे निकल रहा है, रो वाइज। अगर हम लोग दूसरे वाले को फिक्स करें तो कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट, कॉलम वाइज। वेरी सिंपल है, आप समझना कि ए आई जे है, तो अगर i को हम मूव करा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट कॉलम वाइज निकलेगा, अगर j को हम मूव करा रहे हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में जो अभी देखा वहाँ j को मूव करा रहे थे, a11 a12 a13, उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स आ रहे थे, तो वो कैसे निकल रहा था, रो वाइज निकल रहा था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ही दूसरी बात ये भी कही कि अगर आप इस तरह से मतलब समेसन ऑफ ए आई जे, यहाँ पे ऐसे नहीं रखते हैं कि a11 रख दिए ये और इसके साथ को फैक्टर रख दिए a12, ऐसा कुछ अल्टर तरह का, ये दोनों सबस्क्रिप्ट हमेशा सेम होने चाहिए तो ही डिटर्मिनेंट निकलेगा, अदरवाइज डिफरेंट हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। ये बात ध्यान रहे, क्योंकि आगे वाले आने वाले लेक्चर्स एडजॉइंट्स में हम लोग इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सारस रूल क्या होता है। सारस रूल बहुत सिंपल सा है, आपने बहुत अलग तरह से भी पढ़ा होगा सारस रूल को, आप भी बहुत जगह सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ सिंपल सा। देखिए सबसे पहले सारस रूल में क्या करते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था कि जब जीरो हो तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर 3x3 के मैट्रिक्स में 1 2 जीरो आ जाए तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसका मेथड क्या है, आप वैसे तो जानते ही हैं, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि एक एलिमेंट लें फिर इसका कोफैक्टर्स निकालें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक और रूल है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, पहला इस तरह से, सॉरी ऐसे मल्टीप्लाई, इन तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई, फिर इस एलिमेंट का ऐसे, मतलब ये दोनों, पहला क्या हो गया दिस वे a11 a22 a33 प्लस दूसरा a12 a23 एंड a31, तीसरा a13 एंड a32 एंड a21, ठीक है, ये प्लस वाले होंगे, ठीक है। अब माइनस वाला क्या होगा भाई, अब माइनस वाला देखिए जो इधर से इधर जाएगा दिस इज द माइनस,
A31 A22 A13 ये माइनस में होगा ये वाला। सो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो इधर से इधर जाएगा ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। तो अब कहिए तो ये तो बड़ा टेढ़ा सा रूल है जी। नहीं, जैसे ही जीरो आएगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा है लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब देखिए इसमें जैसे पहला ही रो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ये सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई ये वाला जीरो है, यहाँ से ये करेंगे, यहाँ से ये करेंगे तो एक एलिमेंट मिलेगा हमको। फिर जैसे ही हम दूसरा एलिमेंट लेंगे यहाँ से तो ये भी हमको एलिमेंट मिलेगा। दो नॉन जीरो एंट्रीज मिल गई यहाँ से, पहला जीरो, दूसरा नॉन जीरो, दूसरा तीसरा नॉन जीरो। अब चले इधर से ये करेंगे तो जीरो, कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में, सीधे भूल जाना है इसको। 4 2 ये भी जीरो के साथ जाएगा, ये भी काम खत्म। फिर यहाँ से देखिए तो बहुत आसान हो गया निकालना यहाँ से ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए। और अब बहुत ऑब्वियस सा बात है कि डिटर्मिनेंट के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी आएगा। सो इफ properties of determinant, if every element of a row or column in a square matrix is zero then determinant of A is zero। अगर किसी मैट्रिक्स के एक रो का सारा एलिमेंट जीरो हो तो वो क्या हो जाएगा, तो उसका डिटर्मिनेंट पूरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि मतलब सीधा सीधा बात है। फिर से हम अगर लैप्लास वाले इक्वेशंस पे चलें तो क्या होगा, अगर ये भी आप जीरो रख दें, ये भी जीरो रख दें, ये भी जीरो रख दें, अब ये चाहे जीरो आए नॉन जीरो आए क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी सारे डिटर्मिनेंट जीरो ही हो जाएंगे। सो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स में जिसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं उसका कोई एक रो या एक कॉलम जीरो हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो एंड अ कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए इज मल्टीप्लाइड बाई स्केलर के देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है इसके किसी रो के हर एक एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका डिटर्मिनेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी बहुत ऑब्वियस सा बात है। अगर किसी रो के करस्पॉन्डिंग आप डिटर्मिनेंट निकालें उसमें हर एक में के 1 1 हो गया, अगर फिर के 1 2 हो गया तो सब में के से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी हो जाता है। ये 12 के ही रूल हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ इससे, आपने इसे अच्छे से पढ़ा ही होगा। सो ऑप्टेन अगर बी और एक मैट्रिक्स अदर मैट्रिक्स बी मिलता है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है उसमें दो एक रो को एक कॉलम से अगर इंटरचेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें एक नेगेटिव साइन ऐड कर देते हैं। उसी तरह से अगर द टू रोज एंड कॉलम ऑफ आर आइडेंटिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट जीरो हो जाते हैं। सो और बहुत ही ऑब्वियस सा और लास्ट प्रॉपर्टी है कि इफ B is obtained from A and adding of the elements of its ith row and column a scalar multiple of the corresponding element of another row, so डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब है अगर कोई मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा अगर किसी स्केलर केस से आप किसी रो में मल्टीप्लाई करके और दूसरे रो में ऐड कर दें या दूसरे कॉलम में ऐड कर दें, जैसे यहाँ पे किया हुआ। दिस रो में के से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे इस थर्ड वाले रो में ऑपरेट कर दे रहे हैं। तो ये ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।